सो इमेजिन करो कि आप एक दिन काम पर से आए और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी ना आपको उम्मीद थी, ना आपके दोस्तों को उम्मीद थी, ना आपके फैमिली वालों को उम्मीद थी। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आप एग्ज़िस्ट करते हो या नहीं करते हो, कोई पता करने की कोशिश भी नहीं करता है। आप जैसे कि लोगों के लिए इस दुनिया में कभी मौजूद थे ही नहीं, कभी एग्ज़िस्ट करते ही नहीं थे। वैसी ही है हमारी आज की स्टोरी, हमारा आज का केस। एक लड़की शाम को काम करके आती है और अपने घर जाती है और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं, वो ज़िंदा है या मर गई, कोई ये पता करने की कोशिश नहीं करता है। और 3 साल बाद जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला, तो लोगों ने जो देखा, वो देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या था पूरा केस? यही सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अक्टूबर 1965 इंग्लैंड के लंदन में जोयस कैरल विंसेंट का जन्म होता है। पिता एक कारपेंटर थे अफ्रीकी मूल के, और जो उनकी माता थी, उनकी मदर थी, वो इत्तेफाकन इंडियन थी। जोयस से बड़ी उनकी 4 बहनें और थी। जोयस के पैदा होने के बाद उनकी माँ की डेथ हो जाती है, और जो जोयस के फादर थे वो भी अपने बच्चों को कुछ खास ख्याल रख नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे वो अपने बच्चों को मारने लगे। उनकी लाइफ में कोई और लेडी आ गई, और उसके बाद ना वो जोयस पे और ना बाकी बच्चों पे ध्यान दे रहे थे। जोयस की जो बहनें थी उससे काफ़ी बड़ी थी, तो जोयस की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी बाकी बड़ी जो बहनें थी उनके ऊपर आ गई थी। उसकी बहनों ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, और आगे चल के उसे एक अच्छी फॉर्म में जॉब भी लग गई, जिस कंपनी का नाम था अर्न्स्ट एंड यंग। उस कंपनी में उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन कुछ समय जॉब करने के बाद उसका उस जॉब में मन नहीं लगा और उसने उस जॉब को छोड़ दिया। जोयस बचपन से बहुत ही स्मार्ट थी और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाती थी। वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाती थी। वो अपने काम से मतलब रखती थी, और जो बचपन की उसकी यादें थी, अपने पेरेंट्स की यादें, और जिस तरीके से उसका बचपन बीता, वो अपने उस बचपन से, अपनी उस यादों से बाहर नहीं आ पा रही थी। इसी वजह से आगे चल के उसने जॉब छोड़ के जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। और आगे चल के उसने एक होटल में छोटी सी जॉब कर ली, और होटल के पास ही एक अपार्टमेंट था। वहाँ पर उसने एक रूम लिया रेंट पे, और जो जगह थी वो काफ़ी रिस्पेक्टेड नहीं थी। जोयस ने पैसों की कमी की वजह से उस जगह पर रूम लिया था, लेकिन वो एक अच्छे इंसान के लिए वो जगह नहीं थी रहने के लिए। वहाँ पर जो ड्रग एडिक्ट थे, ज़्यादातर ऐसे ही लोग थे जो कि नशे में धुत है, बहुत ज़्यादा नशे करते हैं, बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ऐसी जगह वो थी। जोयस जैसे इंसान के रहने के लिए वो जगह ठीक नहीं थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वहाँ पर उसे वो रूम लेना पड़ा। फ्लैट लेने के बाद उसने एक हाउसिंग बेनिफिट स्कीम ली थी, जिसमें 50% रेंट और बिजली का बिल जोयस भरेगी, बाकी का 50% रेंट और लाइट बिल ये कंपनी वाले भरेंगे। दिसंबर 2003 क्रिसमस का मौका था, क्रिसमस का माहौल था, तो जोयस ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की क्रिसमस के हिसाब से, और वो होटल से अपने घर चली गई, जॉब से अपने घर चली गई, अपना दरवाज़ा बंद किया और फ्रेश होकर टीवी चालू करके टीवी देखने लगी। और उसके बाद जोयस के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, वो किसी को नहीं पता। 3 सालों तक जोयस के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ना किसी ने उसकी खबर लेने की कोशिश की। जहाँ पर वो जॉब करती थी उन्हें भी उससे कोई मतलब नहीं था। उसकी जो बहनें थी, उन बहनों को भी जोयस से कोई मतलब नहीं था। जिस फ्लैट में वो रह रही थी, उसका 50% रेंट और उसकी 50% लाइट बिल हर महीने जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास पहुंच रहा था उस स्कीम के जरिए। और जो बाकी का 50% था, लैंडलॉर्ड की उसको कुछ फिक्र नहीं थी। वो सोच रहा था कि मतलब आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। और ऐसे करते करते 3 साल गुजर गए, और जब 2.5 से 3 साल तक इसका जो रेंट था और लाइट बिल था, जब मकान मालिक तक नहीं पहुंचा, तब उसको फिक्र हुई कि मतलब ये लड़की है कहाँ, इतना वक्त हो गया, इसका रेंट और लाइट बिल अभी तक नहीं पहुंची है। तब उसने जिस जगह पे जोयस रह रही थी, उस हाउसिंग सोसाइटी के स्टाफ को कहा उसके रूम में जाकर चेक करे कि माजरा है क्या। 25 जनवरी 2006 जब वहाँ का स्टाफ जोयस के रूम में देखने गया कि वो है या नहीं है, तो दरवाज़ा अंदर से प्रॉपर्ली लॉक था, और जो लाइट थी, लाइट वगैरह चल रही थी, और अंदर से टीवी की आवाज़ आ रही थी। ये देख के ऐसा मालूम पड़ता था कि मतलब अंदर कोई है और वो टीवी देख रहा है। और बहुत ज़्यादा नॉक करने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब नॉक करने के बावजूद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो जो स्टाफ था उनके पास इस रूम की एक एक्स्ट्रा की थी, मास्टर की जिसे कहते हैं। उन्होंने उस मास्टर की से जब उस दरवाजे को खोला, तो उन लोगों ने जो अंदर जो चीज़ देखी, जो नज़ारा देखा, वो देख के उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। टीवी के सामने वहाँ पर एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, और सोफ़े के ऊपर एक डॉल टाइप, कंकाल जैसी डॉल जिसने कपड़े पहने हुए थे, वो कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। वो देख के वो डर गए। जब वो लोग करीब जाके अंदर जाके देखते हैं, तो कुछ क्रिसमस की गिफ्ट वगैरह पड़ी हुई थी, जो सामान था ऐसे ही एक फ्रिज में पड़ा हुआ था। और जब वो करीब जाके देखते हैं, तो सोफे पे वो एक इंसान का कंकाल था। वो कोई डॉल या कोई और चीज़ नहीं, वो एक
असली इंसान का कंकाल था। ये देखकर तुरंत उस सोसाइटी में, उस हाउसिंग सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई। तुरंत वहाँ के लोगों ने, वहाँ के स्टाफ ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस तुरंत मौका वारदात पे पहुंची और अभी तक ये पता नहीं था कि ये कंकाल है किसका, जॉयस का है या किसी और का है। जब पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली तो वहां से साइंटिस्ट की रिपोर्ट मिली जिसपे नाम लिखा था जॉयस का, और उस कंकाल का डीएनए उस रिपोर्ट के साथ मैच किया गया तो पता चला कि ये कंकाल किसी और का नहीं, ये कंकाल जॉयस का ही है। जॉयस कैरल विंसेंट का ही है। पिछले 2.5 से 3 सालों तक जॉयस उसी सोफे पे बैठी हुई थी, सामने टीवी चल रहा था, टीवी पे बीबीसी चैनल चल रहा था और जॉयस वहीं पे बैठे बैठे मर गई और टीवी चलता रहा और वो 2.5 से 3 साल तक वही टीवी के सामने बैठी हुई थी उस सोफे पर। और पिछले 2.5-3 सालों तक किसी ने उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की, ना उसकी बहनों ने, ना आस पड़ोस के जो और भी रूम थे यहाँ पर कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये अपार्टमेंट ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स, इलीगल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व थे ऐसे लोगों का था। तो एनी टाइम यहाँ पे गाने बजते रहते थे, शोर होते रहते थे और कोई किसी के बारे में कुछ पूछता नहीं था। पिछले 2.5-3 सालों से एक लाश उस कमरे में पड़ी हुई थी, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं। जब कमरा खोला गया तो हल्की बदबू आई, मतलब वो वक्त इतना ज़्यादा बीत चुका था कि लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, सूख चुकी थी, वहाँ से बदबू आना भी बंद हो चुका था। जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो जॉयस की बहनों के पास वो पहुंचती है तो उन लोगों ने ये बताया कि पिछले 3 सालों से जॉयस से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हमने कई लेटर्स उसे लिखे लेकिन उन लेटर्स का कोई रिप्लाई जॉयस की तरफ से नहीं आया। तो वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि वो कहीं बिजी होगी, अपनी लाइफ में कहीं बिजी होगी, इस वजह से वो रिप्लाई नहीं कर रही है। तो सवाल ये था कि जॉयस की डेथ हुई कैसे? उसकी डेथ नेचुरल डेथ थी या फिर ये कोई मर्डर था? 3 साल पहले जब जॉयस जिंदा थी तो उन लोगों ने बताया कि जॉयस का एक बॉयफ्रेंड था और काफ़ी ज़्यादा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी जॉयस के उस बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को नहीं पता चला, ना पुलिस को पता चला, ना किसी और को पता चला कि वो कौन था और उसका शायद इससे कुछ केस से लेना देना हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये पुलिस कभी पता नहीं कर पाई। वो अननोन बॉयफ्रेंड था कौन, डेथ का क्या रीज़न था, ये तो कुछ साफ साफ पता नहीं चला। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि जॉयस को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और शायद एक ये वजह हो सकती है कि जॉयस को उस वक्त अस्थमा का अटैक आया हो, उसको पंप ना मिलने की वजह से जॉयस की मौत हो गई हो। लेकिन अगर अस्थमा का अटैक आया होगा तो कोई इंसान इतना मतलब प्रॉपर बैठा नहीं रह सकता, वो अपना पंप ढूंढेगा, इधर उधर जाएगा और हाथ पर मारेगा थोड़ा, और किसी को एज़मा की प्रॉब्लम होगी तो वो अपना पंप आसपास ही रखेगा। जिस तरह से जॉयस की बॉडी वहां पर बैठी हुई थी, उसे ऐसा देख के लग रहा था कि बिल्कुल वो अभी उठ खड़ी होगी। उसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं बता पाया, ना पुलिस ना कोई और ना उसका बॉयफ्रेंड आज तक मिला। जब ये केस लोगों की नज़र में आया तो बहुत ज़्यादा इस केस के अराउंड बातें हुई कि हम लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे आसपास कोई इंसान पिछले 3 सालों से मरा हुआ है, एक कमरे में पड़ा हुआ है, हमें उस चीज़ के बारे में खबर ही नहीं, हमें आसपास हमारे पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सिर्फ इंसान काम और पैसों के पीछे भागता रहता है, अपने आप को बिल्कुल लोगों से कट ऑफ कर दिया है, बस अपनी ही ज़िंदगी जी रहा है। लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे उस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। परवाह तो छोड़ो, उसे उस चीज़ के बारे में पता नहीं तुम्हारा पड़ोसी कौन है, तुम्हारे पड़ोस में रहने कौन आया है, इस चीज़ के बारे में भी उसे पता नहीं होता है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये सिस्टम का भी फेलियर था, ना कोई वेलफेयर चेक्स, ना कोई फॉलो अप कॉल्स, ना कभी कोई उस कमरे में गया। और जो मकान मालिक था उसे शायद अगर अपने पैसों की ही फिक्र हो जाती तो इतनी देर नहीं होती कि ये पता लगने में कि उस कमरे में कोई जिंदा है या मर गया। और उसके बाद 2011 में इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी बनी, एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम था ड्रीम्स ऑफ अ लाइफ। जब ये मूवी दुनिया के सामने आई तो इसने पूरे यूके, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया कि किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस मूवी ने लॉनलीनेस के ऊपर सवाल उठाया। आज के ज़माने में इंसान इतना अकेला हो चुका है कि अगर वो मर भी जाए तो उसे कोई पूछने नहीं आता है।